हेलो दोस्तों। आज हमारी ये वीडियो 10वीं क्लास की बुक लोकतंत्र राजनीति के पहले पार्ट सत्ता की साझेदारी का दूसरा भाग है। पहले पार्ट में हमने श्रीलंका और बेल्जियम देश की भौगोलिक और वहाँ की जातीय संरचना के बारे में जाना और श्रीलंका में बहुसंख्यक वाद के बारे में भी चर्चा की। आज की वीडियो में हम उससे आगे के भाग की चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने किस प्रकार श्रीलंका से उलट अपनी नीतियां बनाई और समझदारी दिखाई और देश में किसी भी प्रकार के गृह युद्ध को पनपने से बचाया। तो शुरू करते हैं हम हेडिंग बेल्जियम की समझदारी से। अब बेल्जियम के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ के नेताओं ने श्रीलंका से एकदम अलग रास्ते अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने देश की क्षेत्रीय विविधता और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और 1970 और 93 के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन केवल इस वजह से किए कि देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अलगाव और बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी नागरिक आपस में मिलजुल कर रह सकें। उनके द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं। पहला, संविधान में इस बात का खास तौर पर उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषा वाले मंत्रियों की जो संख्या है वो समान रहेगी, यानी कि बेल्जियम की जो केंद्रीय सरकार होगी उसमें डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की जो संख्या होगी वो बराबर रहेगी। इससे यह फायदा होगा कि कुछ विशेष कानून तभी बन सकेंगे जब दोनों भाषा वाले सांसदों के बहुमत उस कानून के पक्ष में हो और वे सही में उस कानून को लागू करना चाहते हो और वे मिलकर इसे बनाना चाहते हो। इस प्रकार से किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा या केवल अपने फायदे के लिए कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां बेल्जियम के 2 मुख्य इलाकों फ्लेमिश और वेलोनिया की क्षेत्रीय सरकारों को ही दे दी गई, जिसके बाद राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करना नहीं पड़ेगा। ब्रुसेल्स में अलग प्रकार की सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसे वहाँ सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता है। अब सामुदायिक सरकार का मतलब ये होता है कि किसी एक भाषा या धर्म या जाति वाले लोगों की सरकार, यानी कि सामुदायिक सरकार से हम ये समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी सरकार होती है जो किसी एक भाषा विशेष, धर्म विशेष या जाति विशेष वाले लोगों के हित के लिए ही काम करती है और ये उन्हीं की सरकार होती है और उन्हीं लोगों के द्वारा इस सरकार का चयन किया जाता है। और इस सरकार का चुनाव वहाँ केवल एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे देश में किसी भी कोने में रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस प्रकार की सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मुद्दों पर फैसले लेने का अलग से अधिकार होता है। अब बेल्जियम का ये मॉडल किसी को भी अजीब सा लग सकता है, लेकिन यह मॉडल वहाँ काफ़ी सफल रहा है। इससे देश में किसी भी प्रकार के गृह युद्ध की कोई आशंका नहीं है, वरना अगर बेल्जियम में गृह युद्ध हो जाता तो बेल्जियम जो है वो 2 भाषा वाले देशों के रूप में बंट जाता। इसलिए जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। अब श्रीलंका और बेल्जियम, इन दोनों देशों की कहानियों को पढ़ने के बाद और इन दोनों ही देशों के उदाहरण में हमें क्या देखने को मिलता है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा और हमें पता भी है कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल पर दोनों ने ही अलग अलग रास्ते अपनाए। सत्ता की साझेदारी या बंटवारे के नाम पर दोनों ही देशों के नेताओं की सोच अलग अलग थी, जिसके परिणाम भी हमें उसी तरह के देखने को मिले। बेल्जियम के जो नेता थे उनको ये बात सही लगी कि विभिन्न प्रकार के समुदायों और उनके क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश में एकता की भावना को स्थापित कर पाना संभव है। इसी सोच के साथ ही दोनों पक्षों फ्रेंच भाषी और डच भाषी सत्ता में साझेदारी करने के लिए क्या है वो सहमत हो गए थे। लेकिन श्रीलंका में ठीक इसके उल्टा रास्ता अपनाया गया। वहाँ पर एक ही बहुसंख्यक लेकिन श्रीलंका में ठीक इसके उल्टे रास्ता अपनाया गया। वहाँ पर एक ही बहुसंख्यक समुदाय सिंहलियों ने केवल अपना ही प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया और इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ की एकता और अखंडता खतरे में पड़ गई। देश में गृह युद्ध छिड़ गया और लाखों ही लोगों को जान और माल का नुकसान झेलना पड़ा।
अब हम फाइनली इस पार्ट की जो मेन हेडिंग है उस पर आते हैं कि सत्ता की साझेदारी आखिर क्यों ज़रूरी है। अब इस बात के पक्ष में हम दो बातों को देख सकते हैं। एक तो ये कि सत्ता का बंटवारा ठीक ही है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब सत्ता का बंटवारा देश में रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच सही तरीके से कर दिया जाता है तो इससे कई बार कई सामाजिक समूहों के बीच होने वाले टकराव को रोका जा सकता है या फिर उस टकराव को कम तो किया ही जा सकता है, क्योंकि ये सामाजिक टकराव ही आगे जाकर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। किसी बहुसंख्यक समुदाय की बात या सोच को सभी समुदायों पर थोपना उस समय विशेष के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन आगे भविष्य में चलकर यह देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसी के साथ सत्ता का बंटवारा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमें यह भी मानना पड़ेगा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा में निहित है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग किसी शासन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनके बीच उस शासन या सत्ता का बंटवारा होना ही चाहिए, ताकि उन लोगों को भी उस शासन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और वे उस शासन में अपनी निष्पक्ष भागीदारी दिखा सकें। अब सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हो सकते हैं, हम उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के तहत सत्ता की साझेदारी का जो विचार है वो प्रस्तुत किया गया था। पुराने समय से एक ही बात या रीत चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति या फिर एक ही खास जगह पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर फैसले लेने की जो शक्ति है वो काफ़ी सारे लोगों के हाथों में चली जाएगी तो किसी भी विशेष मुद्दे पर तुरंत फैसले लेना और उन्हें तुरंत लागू कर पाना असंभव हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब ही लोगों का शासन होता है और जो लोगों के द्वारा ही उस शासन को चलाया जाता है, और लोकतंत्र में जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। इसीलिए एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में विभिन्न समुदायों समूहों से जुड़े लोगों और उनकी सोच और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जा सकता है जिससे से ज़्यादा नागरिकों को सत्ता में साझेदार बनाया गया हो। अब आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप हो सकते हैं। आइए हम इसके कुछ विशेष उदाहरणों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सत्ता के क्षैतिज वितरण के बारे में बात करते हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण में सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं, इनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो लगभग एक ही तरह की होती हैं। मतलब किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं दी जा सकती, बस इनके जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। और इस प्रकार के वितरण में हम सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न अंग जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच कर दिया जाता है। अब भारत में भी इसी प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। इस प्रकार के बंटवारे में यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है और हर अंग का दूसरे अंग पर नियंत्रण होता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम न्याय और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने एक क्षैतिज वितरण के बारे में देखा था, उसमें सत्ता या सरकार का बंटवारा विभिन्न अंगों के रूप में किया जाता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वितरण में सत्ता का जो बंटवारा है वो विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे पूरे भारत या देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर हर प्रांत या राज्य के लिए अलग अलग सरकार हो। इसमें हम पूरे देश के लिए बनने वाली सरकार को संघ या केंद्र की सरकार कह सकते हैं तथा राज्यों या प्रांतों में बनने वाली सरकार को राज्य सरकार कह सकते हैं। वैसे अलग अलग जगहों पर इस राज्यों या प्रांतों की जो सरकार होती है इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब जिन जिन देशों में इस प्रकार से सत्ता का बंटवारा होता है वहाँ के संविधान में इस बात का साफ उल्लेख कर दिया जाता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरीके से होगा। जो भी शक्तियाँ या कार्य क्षेत्र इन दोनों के होते हैं वो पहले ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार से भी नीचे के स्तर की एक और सरकार होती है जिनको हम प्राय न्यायपालिका या पंचायतें कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सत्ता के इस ऊर्ध्वाधर वितरण में कुल मिलाकर 3 स्तर की सरकार होती है, जिसमें सबसे ऊपर केंद्र सरकार,
उससे निचले स्तर पर राज्य सरकार और फिर सबसे निचले स्तर पर नगर पालिका या पंचायतें होती हैं। अब तीसरे प्रकार का जो बंटवारा होता है उसमें सत्ता का बंटवारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों जैसे धार्मिक और भाषाई समूहों के मध्य हो सकता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसी प्रकार की व्यवस्था का एक उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का भी प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। इस प्रकार की व्यवस्था किसी देश की विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग शासन से खुद को अलग ना समझें और उनमें बेगानीपन की भावना का विकास ना हो, जैसा कि हमने श्रीलंका में तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के रूप में देखा था। इसके बाद हम एक और प्रकार के सत्ता के बंटवारे के रूप को भी देख सकते हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले तरीकों की बात करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प होना ही चाहिए, जैसे आज के समय में विभिन्न प्रकार की पार्टियों के रूप में देखा जा सकता है, जो चुनाव में अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करती हैं और चुनाव में ये पार्टियां ही सत्ता हासिल करने के लिए आपस में लड़ती भी हैं, जिससे इस बात का तो फैसला हो जाता है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। जैसा कि हम पहले भी कई बार देख चुके हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियां सत्ता पर काबिज होती रहती हैं, जिनकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं और नीतियां होती हैं। सत्ता में हम कई बार व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित हित समूहों को भी देख सकते हैं। ये सभी समूह सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या उस सरकार की विभिन्न नीतियों पर अपने सदस्यों के जो वर्ग होते हैं उनके लाभ के लिए दबाव बनाकर सत्ता में भी क्या भागीदारी कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा लोकतंत्र राजनीति पुस्तक का पहला पार्ट सत्ता की साझेदारी यहाँ आज इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी के साथ और अन्य वीडियो के लिए, जैसे आज मैंने इस चैप्टर की ये जो वीडियोज़ हैं, अभी एक्चुअली मेरा चैनल नया है तो ये जो वीडियोज़ बना के मैंने दो अपने इस लोकतंत्र राजनीति के पहले चैप्टर की अपलोड की हैं, तो ऐसी अन्य वीडियो के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि अब डेली बेसिस पे वीडियोज़ जो है अपलोड इस चैनल पे हुआ करेंगे। धन्यवाद।